हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका कल जो एग्ज़ाम है वो सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम है। तो सामाजिक विज्ञान का आज हम ज्योग्राफी का यानी भूगोल का जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो सभी सब्जेक्टिव प्रश्न आज हम आपको कराने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख करके एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा। यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलने की संभावना है। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना ज़रूर पूरा देख करके तब जाइएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए, आपका पहला जो क्वेश्चन है ये सभी ज्योग्राफी का प्रश्न है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो कहते हैं कि किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का वह क्षेत्र जिस पर उस देश का आधिपत्य यानी अधिकार होता है, जिसका केवल वही बिजली, मत्स्य पालन, परिवहन आदि के लिए कर सकता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से हमारा अभिप्राय है कि वह देश जो 200 किलोमीटर की दूरी तक मत्स्य पालन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, परिवहन के लिए यानी यातायात के लिए, इस सब काम के लिए वो उस पर अधिकार अपना रख सकता है, वही अपवर्जक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो मिट्टी की सतत गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल की पुनःपूर्ति के साथ पहाड़ी क्षेत्रों से सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, जिसे समोच्च कृषि कहते हैं। इस विधि द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति एवं संरक्षण साथ साथ हो जाती है। तो तीसरा है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आने की संभावना है। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको VVI मान के चलिए। तो फसल चक्रण का मतलब होता है, फसल चक्रण दो धान फसलों के बीच में एक दलहन की फसल लगाने की प्रक्रिया को ही फसल चक्रण कहते हैं। फसल चक्रण के कारण मिट्टी में राइजोबियम नामक जीवाणु की वृद्धि हो जाती है, जिससे मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। इस विधि के द्वारा समय के बचत के साथ साथ एक ही बार में कई तरह के फसल उत्पादित की जाती है। का अगला प्रश्न है कि खादर और बांगर क्या है? खादर और बांगर क्या है? तो खादर नए जलोढ़ मिट्टी में महीन कण पाए जाते हैं, जो बालू एवं मृत्तिका का मिश्रण होता है और ये काफ़ी उपजाऊ हो जाती है, इसे ही खादर कहते हैं। बांगर क्या होता है? तो पुराने जलोढ़ मिट्टी में कंकर एवं बंजरी की मात्रा अधिक होती है, जो मिट्टी को अनउपजाऊ बना देती है, जिसे बांगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है मानव अपनी कुशलता, क्षमता एवं आधुनिकता के सहारे नदियों के ऊपर बांध बनाकर इसके जल का उपयोग परिवहन, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मनोरंजन, वन्यजीव संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी अपरदन को रोक एवं पर्यटन जैसे आर्थिक, सामाजिक आदि कार्यों को साथ साथ संपादित करती है, जिसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। का नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद से आप क्या समझते हैं? तो किसी विशेष नदी का जल जब दो या दो से अधिक राज्यों से होकर बहती है, तो इन राज्यों में नदी के जल के उपयोग हेतु आपस में मतभेद या वाक्य युद्ध होते रहता है, जिसे अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। जैसे नर्मदा एवं इसके तो देखिए, अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है? तो किसी विशेष नदी का जल दो या दो से अधिक राज्यों से होकर जब बहती है, तो इन राज्य में नदी के जल के उपयोग हेतु आपस में मतभेद या वाक्य युद्ध होता रहता है, जिसे
अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। जैसे नर्मदा एवं इसके सहायक नदियों के पानी को लेकर कुल 4 राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जल उपयोग को लेकर सहमति नहीं बन पाई और विवाद शुरू हो गया था। और इस विवाद से बचने के लिए 1969 में न्याय प्राधिकरण, जल विवाद न्याय प्राधिकरण की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, जल संकट क्या है? तो स्वीडन के जल विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार किसी भी देश अथवा प्रांत में प्रतिदिन एक व्यक्ति को 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। इससे कम जल की उपलब्धता को जल संकट कहते हैं। वर्तमान भारत में प्रति व्यक्ति 1300 घन मीटर जल की उपलब्धता है। जल पीने के साथ साथ और भी बहुत कामों में उपयोग किया जाता है। जैसे वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। तो भारत नदियों का देश कहा जाता है। प्राचीन काल से वर्तमान तक बहुत सारी नदियां सदावाहिनी है, परंतु सभ्यता और संस्कृति के आधुनिकीकरण के कारण हमारे देश में कई प्रकार के प्रदूषणों का स्वरूप बढ़ा है। भारत की नदियों के प्रदूषण होने के कारण इस प्रकार है। कल कारखानों और उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल, कचरा अथवा अवांछनीय तत्वों का नदी में सीधे सीधे प्रवाहित कर देने से नदी के जल का क्या होता है? प्रदूषण होता है। नदियों में मृत पशु पक्षियों को डालने से, मवेशियों को नहलाने से, गंदी नालियों को जोड़ने से नदियां क्या हो जाती है? प्रदूषित। अगला है, अत्यधिक उर्वरक का उपयोग से वर्षा जल उर्वरकों के साथ लेकर नदी में समाहित हो जाता है, जिससे भी वह विषैला हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? तो कैंसर एक इतना खतरनाक बीमारी है जिसके समय पर यदि पता न चले तो यह लाइलाज हो जाता है। चूँकि कैंसर अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु फिर भी भारतीय औषधियाँ जगत के अनुसार एक विशेष प्रकार टैक्सोल कैंसर रोधी औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो सदाबहार वृक्षों के छाल टैक्सल, वेकेटा एवं प्रभिफोलियों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक से हमारा तात्पर्य होता है कि पृथ्वी पर पशु पक्षियों जैसे जीव जंतुओं की संख्या का रिकॉर्ड रखने की एक सूची बनाई जाती है, उसे ही रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसे IUCN जारी करती है। IUCN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। रेड डाटा बुक में 100 सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है। इसे संकटापन्न प्रजातियों को सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट BVI कि वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, इस प्रकार है। तो वन्य जीवों के ह्रास का सबसे बड़ा कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई है, जिससे इनका आवास छिन गया और ये बेघर हो गए। अगला है, पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण एवं विभिन्न तरीकों से वन संपदा का दोहन हुआ, जो वन्य जीवों के ह्रास एवं विलुप्त होने के कारण बने। अगला पॉइंट है कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण के कारण वन्य जीवों का ह्रास हुआ है। वन्य जीवों के शिकार और इनके व्यापार से भी वन्य जीवों का ह्रास तेजी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो संसाधन मनुष्य की आजीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। मानव के लालच और लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडारण में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा रक्षण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा एवं असमय ऋतु परिवर्तन जैसी कि पारिस्थितिकी संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता और संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। सतत विकास की अभिधारणा
तो वास्तविक में पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान के विकास को कायम रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका योगदान नगण्य है, स्पष्ट करें। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। वैसे तो भारत पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है, परंतु अस्थायी चारागाह, बहुत कम भूमि एवं पशुओं के लिए पर्याप्त और पौष्टिक चारा उपलब्ध न होने से इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारे देश की गायों अथवा भैंसों की नस्लें बहुत कम दुग्ध करती है। विदेशों में इन पशुओं की नस्लें अधिक दूध करती है। इनका रखरखाव हमारे देश की अपेक्षा विदेशों में अच्छी होती है। कम दूध और अधिक भोजन या चारा देने से भारतीय कृषक कृषि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वेश्चन का कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध रूपों का वर्णन करें। तो स्वामित्व के आधार पर हमारे देश में संसाधनों के 4 भागों में बांटा गया: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन। तो देखिए व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? तो वैसे सारे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का आधिपत्य यानी कि अधिकार हो तथा इसके एवज में वह सरकार को अपनी इच्छा से लगान देता है अथवा नहीं भी देता है, जैसे कि बाग, बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि। तो ये सभी आपका व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक संसाधन से तात्पर्य है कि वैसे सारे संसाधन जो किसी खास समुदाय अथवा समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अंतर्गत चारण भूमि, मंदिर, मस्जिद, शमशान, सामुदायिक भवन आदि आते हैं जो समूह के लोगों के लिए सर्वसुलभ है। राष्ट्रीय संसाधन यानी कि आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है, उसका थोड़ा और है कि किसी भी देश की सरकार को यह हक है कि व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इस प्रकार के संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। समुद्री तट रेखा से जैसे कि 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अगला है कि भारत में लौह अयस्क के विवरण पर प्रकाश डाले। ये सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 नंबर में पूछने वाला। तो भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्य में पाया जाता है, परंतु यहाँ के कुल भंडार का 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है। शेष भंडार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में अवस्थित है। तो भारत में 1950-51 में 42 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ, जो 2005-45 से बढ़कर 1427.1 लाख टन हो गया। अतः लोहे के उत्पादन में भारी विकास हुआ। जैसे कर्नाटक राज्य, तो कर्नाटक राज्य भारत का लगभग 1/4 लोहा उत्पादन प्रदान करता है। यहाँ बेल्लारी, हॉस्पेट सुदूर क्षेत्रों में लौह अयस्क की खानें हैं। अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़। तो देश का दूसरा उत्पादक राज्य है, जो देश का करीब 20% लोहे उत्पन्न करता है। दांतेवाड़ा जिले का बेलाडीला तथा दुर्गा जिले के डौली एवं राजहरा प्रमुख उत्पादन है। रायगढ़, बिलासपुर तथा सरगुजा अन्य उत्पादक जिले हैं। यहाँ का अधिकांश लोहा बंदरगाह से जापान की निर्यात किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है उड़ीसा। तो उड़ीसा देश का 19% लोहा उत्पादन करता है। यहाँ की प्रमुख खानें गुरु महिसानी, बादम पहाड़, मयूरगंज एवं किरीबुरु है। गोवा देश का चौथा बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है गोवा, जहाँ 16% देश का लोहा यहीं से प्राप्त होता है। यहाँ की प्रमुख खानें सहकालिम, संगियोम, क्यूपेम, सतारी, पोंडा एवं ब्योलिम में स्थित है। यहाँ मरमा गांव पतन से लोहा निर्यात किया जाता है। झारखंड देश का 5वां बड़ा अयस्क लोहा का उत्पादक राज्य है। यहाँ 15% से अधिक लोहे का उत्पादन करता है। यहाँ के सिंहभूष, पलामू, धनबाद, हजारीबाग
और संथाल परगना तथा रांची मुख्यालय उत्पादित जिले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज शाम में हिस्ट्री का यानी इतिहास का संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का फिर से करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।